हेलो एवरीवन। आज है 28 अगस्त और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी स्पेसएक्स भारतीय स्टार्टअप उपग्रहों का प्रक्षेपण, भारत फिनलैंड के बीच में संबंध, न्यायमूर्ति पंचोली और आराध्या की नियुक्ति। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है कि जो गवर्नमेंट क्लियरेंस जस्टिस हैं पंचोली आराध्या एज अपेक्स कोर्ट जजेस, यानी कि जो दो नए जज हैं उनको जो उच्च न्यायालय है उनके अंदर इनकी नियुक्ति की गई है। केंद्र सरकार ने 27 अगस्त 2025 को बम्बई उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति आलोक आराधे और जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जो विपुल मनुबाई पंचोली हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। 25 अगस्त 2025 को इनके नामों की जो है वो सिफारिश की गई थी, यानी कि जो मौजूदा समय है इसके अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें 34 जो है वो न्यायाधीश होते हैं, लेकिन मौजूदा समय में जो है वहाँ पर 32 न्यायाधीश ही हैं। इसीलिए जो है इन दोनों जो ये जज हैं इनकी नियुक्ति की गई है, जिससे जो 34 न्यायाधीश होते हैं उनकी ही जो है आपूर्ति हो गई है और इनका नाम जो है वो 25 अगस्त 2025 के दिन इनके नाम की सिफारिश की गई थी। 27 अगस्त 2025 को इन्होंने शपथ ग्रहण की है और जो न्यायमूर्ति पंचोली हैं इनकी नियुक्ति में कोलिजियम ने विवाद भी किया, क्योंकि जो न्यायमूर्ति बी नागरत्नम हैं उनके द्वारा उनकी जो वरिष्ठता है और जो गुजरात है उसके उच्च न्यायालय का जो स्थानांतरण है उनकी परिस्थितियों को लेकर असहमति जताई थी, जिससे कि लेकिन जो कोलिजियम है उसने 4:1 के बहुमत से उनकी जो सिफारिश है न्यायमूर्ति पंचोली को अक्टूबर 2031 में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की जो कतार हैं उसके अंदर ये शामिल हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, जो एक मुख्य न्यायाधीश या फिर जो न्यायाधीश होते हैं उनके चुनाव में, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके पास 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं। एक तो मूल क्षेत्राधिकार, यानी कि जो न्यायालय है वह किन किन बातों पर या फिर किन किन एरिया पर फैसला दे सकते हैं। जैसे कि अगर कोई विवाद है केंद्र या फिर राज्यों के बीच में, तो उस विवाद का फैसला जो है वो उच्च न्यायालय यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ पर किया जाता है, जिसका हमें जो है अनुच्छेद 131 में वर्णन मिलता है। और जो मौलिक अधिकार हैं यह उनसे संबंधित मामले, जैसे कि जो अनुच्छेद 32 है उसमें निहित, यानी कि अगर किसी भी जो नागरिकों के दिए गए अधिकार हैं यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं उनमें त्रुटि होती है, तो जिस प्रकार से एक डॉक्टर को जो है डॉक्टर जिस प्रकार से एक बीमारी को देखकर हमें जो है दवाई के लिए कहता है कि ये दवाई लेनी चाहिए, उसी प्रकार से जो अनुच्छेद 32 है उसके अंदर जो न्यायालय है वह अगर कोई कानून पास होता है तो उसको जो है वह चेक करके कि इसके अंदर कोई त्रुटि है या फिर नहीं है, तो अगर त्रुटि है तो वह उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है या फिर रीट भी जारी कर सकता है। जो अपील का क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत देखें तो उच्च न्यायालय या फिर जो अन्य न्यायाधिकरण हैं उनके निर्णयों के खिलाफ जो अपील है, जैसे कि सिविल या फिर जो आपराधिक संवैधानिक कोई भी मामला हो उसके अंदर अपील, या फिर विशेष रूप से जब कानून का महत्व कोई पर्सन शामिल हो, जैसे कि जो अनुच्छेद 132 है या 134 है उसके अंदर जो है इसका वर्णन किया गया है। जो विशेष अनुमति या फिर जो याचिका है उसके तहत अपील की जाती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 136 के अंदर हमें देखने को मिलता है। और तीसरा जो परामर्शदायी क्षेत्राधिकार होता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी संदर्भित मामले हैं उन पर परामर्श देना अनुच्छेद जो 143 है उसके अंतर्गत आता है।
और मामलों का दाखिल करना, जो याचिकाएं हैं यानी कि जो अपील हैं या फिर जो रीट हैं, वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में या फिर जो उच्च न्यायालय हैं उनके निर्णयों के खिलाफ दायर की जा सकती हैं। विशेष जो अनुमति है या जो याचिका है उसके लिए जो याचिका करता है उनको उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसके खिलाफ अनुमति मांगनी होती है। और जो नोटिस जारी करना, कुछ मामलों में स्वीकार होने पर या फिर कोर्ट विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी करता है और जो बेंच होती है उसका गठन भी होता है। मामले कुछ जो छोटी बेंच होती हैं जिसके अंदर 2 या 3 न्यायाधीश होते हैं या फिर जो संवैधानिक बेंच होती है उसके अंदर 5 या फिर उससे अधिक न्यायाधीश जो हैं वे होते हैं और उनके द्वारा ही जो है ये चुने जाते हैं। जो मामला है उसकी जटिलता पर इसकी जो निर्भरता है उसको यह कम करता है। और जो सुनवाई की प्रक्रिया होती है, जैसे कि वकील जो हैं दोनों पक्षों की ओर से जो लिखित या फिर मौखिक दलीलें जो हैं वो दे सकती हैं। लिखित यानी कि लिखकर, मौखिक यानी कि वह अपने मुंह से जो है बोलकर भी दलील पेश कर सकते हैं। दोनों ही तरीक़ों से दलीलों को पेश किया जा सकता है। और जो सुनवाई है वह सार्वजनिक होती है, यानी कि जो भी वे केस होते हैं उनके ऊपर जो सुनवाई होती है वह सार्वजनिक होती है। लेकिन कुछ मामलों में जो है यानी कि सिवाय जो विशेष मामले होते हैं, जैसे कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो तो उसकी सुनवाई जो है वो सार्वजनिक नहीं होती। आदेश का कार्यान्वयन, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके आदेश बाध्यकारी होते हैं, यानी कि वे मानने ही पड़ते हैं और संबंधित जो पक्ष हैं या फिर जो प्राधिकरण है उनके द्वारा इनको लागू किया जाता है। न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वह कोलिजियम की प्रणाली के तहत मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हैं इनकी सिफारिश पर इनकी नियुक्ति होती है। सबसे पहले जब राष्ट्रपति के द्वारा जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति की गई तो उस समय पर जो है पहला मामला हुआ जिसमें न्यायालय ने जो है यह कहा था कि जो भी ये विचार विमर्श होगा कोलिजियम में उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। फिर जो है फिर से दूसरा न्यायाधीश मामला होता है, उसके अंदर न्यायालय ने जो पहले निर्णय दिया था उसके अंदर संशोधन कर दिया और कहा कि जो कोलिजियम है इसके अंदर जो एक मुख्य न्यायाधीश और एक जो अन्य न्यायाधीश होता है उनकी सिफारिश की जो सिफारिश होती है या फिर जो वार्ता होती है उसके आधार पर जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्ति करेंगे और राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे और राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेंगे या फिर जो वार्ता होगी उसको मानने के लिए बाध्य होंगी। फिर जो है तीसरा केस आता है न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है उसके लिए। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि जो पहले कहा था कि जो 2 न्यायाधीश नियुक्तियां करेंगे, तो जो 2 न्यायाधीश हैं उनके अंदर जो है उनमें साठगांठ हो गई, यानी कि अगर वो कहता एक बार जो है उसकी सिफारिश पे किसी उसके व्यक्ति को जो जानकार होते थे उसको मुख्य न्यायाधीश चुन लिया जाता था या फिर दूसरे को, इसलिए जो है फिर से तीसरा केस आता है न्यायाधीश जो नियुक्ति होती है उसके लिए। तो उसके अंदर जो है यह कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश के जो नियुक्ति होगी उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश या फिर जो हाई कोर्ट है उसका न्यायाधीश या फिर जो राज्य या केंद्र के जो न्यायाधीश होते हैं, यानी कि 5 न्यायाधीश जो हैं इसके अंदर शामिल होंगे। और इनके अंदर अगर किसी 2 को भी जो है वो मना कर देते हैं कि इस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश नहीं चुना जाएगा तो वह जो है वो रद्द हो सकता है, यानी कि उस व्यक्ति को न्यायाधीश जो है वो नहीं चुना जा सकता। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, स्पेसएक्स रॉकेट प्लेसेस इंडिया स्टार्टअप सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? स्पेसएक्स ने जो फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए भारतीय जो स्टार्टअप है उसके उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है। 26 अगस्त 2025 को जो कैलिफोर्निया है उसके वेंडनबर्ग स्पेस है फोर्ट बेस से लॉन्च किए गए जो स्पेसएक्स हैं उनके जो ट्रांसपोर्टर मिशन हैं उनके अंदर बेंगलुरु में स्थित जो पिक्सल स्पेस है और हैदराबाद में स्थित जो ध्रुव स्पेस है
उसके उपग्रह इसके अंदर शामिल थे। और जो पिकल स्पेस है उसने जो अपनी ये फायरफ्लाइज कॉन्स्टलेशन है इनके 3 और जो हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ है कि जो इमेजन उपग्रह हैं उनको लॉन्च किया है। इन्हीं के साथ जो उनकी 6 उपग्रह की पहली चरण की ये जो कॉन्स्टलेशन है वह पूरी हुई है। और जो ये उपग्रह हैं इनकी 550 किलोमीटर की जो सन है सिंकोन्स कक्षा है उसके अंदर इनको स्थापित किया गया है। और जो उच्च रिजोल्यूशन इमेजिन है उनके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, जो कि पर्यावरण की जो निगरानी होती है या फिर कृषि और जो जलवायु के अंदर परिवर्तन होते हैं इनका जो क्षेत्र है उसके अंदर डेटा को प्रदान करेंगे। और जो ध्रुव स्पेस हैं उन्होंने अपनी जो लीप 1 मिशन है उसके तहत एक उपग्रह को लॉन्च किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनियां हैं या फिर जो अकूला टेक या फिर एस्पर जो सैटेलाइट हैं उनके पेलोड को ले जा रहा था। यह ध्रुव स्पेस की जो पहली वाणिज्यिक होस्टेज पेलोड मिशन थी, जो कि वैश्विक जो अंतरिक्ष अनुप्रयोग हैं उनमें उनकी जो बढ़ती भूमिका है उसको दर्शाता है। जो जनवरी 2025 में स्पेसएक्स के जो ट्रांसपोर्ट 12 मिशन है उसने बेंगलुरु के जो दिंग तारा पिकल्स और जो हैदराबाद के XD ही जो लिनक्स हैं स्पेस लैब्स के जो उपग्रह हैं उनको कक्षा में स्थापित किया था। और जो दिंग तारा है उसने अपना जो स्कोट है यानी कि जो स्पेस कैमरा फॉर जो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है यानी कि उपग्रह जो स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट का ट्रैकिंग है उस उपग्रह को भी लॉन्च किया था, जो कि दुनिया का पहला वाणिज्य स्पेस जो सिंचुअल अवेयरनेस जो SSA उपग्रह है, जिसे कि जो अर्थ का लो ऑर्बिट है उसके अंदर 5 सेंटीमीटर तक का जो छोटे ऑर्बिट्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि ये जो सिचुएशन अवेयरनेस उपग्रह है यह जो पृथ्वी का लो ऑर्बिट है उसके अंदर इसको जो है वो इंजेक्ट किया गया था। और यह जो जितने भी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको यह ट्रैक कर लेता है, इसीलिए जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। और जो पिकल है उसने अपनी जो फायरफ्लाइज और जो कॉन्स्टलेशन है उसके पहले जो 3 उपग्रह हैं उनको लॉन्च किया, और जो कि 5 मीटर जो रिजोल्यूशन है उसके साथ में हाइपर जो स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रदान करते हैं, जो कि XD लिनक्स स्पेस लैब्स ने जो एलिवेशन 1 है जो उपग्रह है उसको भी लॉन्च किया है, जो कि अमेरिका की जो अल्मागेट स्पेस कॉरपोरेशन है उसके लिए भारत में ही इसको डिज़ाइन किया गया और विकसित किया गया। यह पहला सेटकॉम ई बैंड जो कम्युनिकेशन है उसका उपग्रह है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, फिनलैंड प्रेसिडेंट स्पीक टू PM डिसेसिस टाइज इंडिया EU FTA, यानी कि जो फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री जो फिनलैंड और भारत है उसके बीच में FTA की जो वार्ता चल रही है, यानी कि फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं जो अलेक्जेंडर स्टैब ने 27 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ में फ़ोन पे बातचीत जो है वो की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत फिनलैंड या फिर जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनकी प्रगति की समीक्षा की, और जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है 6G कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है साइबर सुरक्षा और जो स्थिरता जैसे उभरते हुए क्षेत्र हैं उनमें साझेदारी को बढ़ावे की जो प्रतिबद्धता है उसको भी दोहराया है। जो राष्ट्रपति स्टब हैं उन्होंने भारत के और जो यूरोप के बीच में संघ मुक्त व्यापार समझौता है यानी कि जो FTA है उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए फिनलैंड का जो समर्थन है उसकी पुष्टि की है। यानी कि जो ये वार्ता हो रही है इसके अंदर फिनलैंड का जो है वो पूरा समर्थन होगा भारत को मुक्त व्यापार के लिए।
और जो ये दोनों हैं वह पक्ष पारस्परिक रूप से लाभकारी मानते हैं और दोनों के बीच में संबंध जो है वो बहुत पहले से ही अच्छे हैं। इसके अलावा उन्होंने 2026 में भारत द्वारा जो आयोजित एआई का इम्पैक्ट समिट है उसके लिए भी समर्थन व्यक्त किया है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस का जो संघर्ष है शांतिपूर्ण उसके समाधान पर विचार का आदान प्रदान भी जो है वो प्रदान किया है, जिसमें भारत ने शांति और स्थिरता के लिए अपने लगातार जो समर्थन है उनको दोहराया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रपति शटब हैं उसको जल्द से जल्द भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया है। भारत और जो फिनलैंड है उनके बीच में जो ये मजबूत संबंध हैं या फिर जो मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं जो कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जो नवाचार जैसे एरिया हैं उनके अंदर मौजूद हैं। भारत और फिनलैंड ने 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। तब से दोनों देशों के बीच में आपसी जो सम्मान है या फिर जो साझा मूल्य हैं जैसे कि लोकतंत्र, उसकी स्थिरता और जो तकनीकी प्रगति है उसके आधार पर अपने जो संबंध हैं उनको मजबूत किया है। और जो इनके बीच में यानी कि फिनलैंड और भारत के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है, भारत और फिनलैंड के बीच में व्यापार में जो है वो वृद्धि धीरे धीरे हो रही है। 2023 और 24 के अंदर द्विपक्षीय व्यापार देखें तो लगभग 1.5 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर है वहाँ पर पहुँच गया था। भारत फिनलैंड को फार्मास्यूटिक्स, टेक्सटाइल और जो रसायन है उनका निर्यात करता है, जबकि फिनलैंड से भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और जो कागज़ का उत्पाद है वह आयात होते हैं। जो इसका निवेश है यानी कि फिनलैंड की जो कंपनियां हैं जैसे कि नोकिया, क्रोन क्रेन और जो वोल्टमेट हैं भारत में सक्रिय हैं और जो सूचना प्रौद्योगिकी है या फिर जो नवीकरणीय ऊर्जा है और विनिर्माण का जो एरिया है उसके अंदर निवेश कर रही है। अगर दूसरी तरफ देखें तो भारतीय कंपनियां जैसे कि विप्रो और जो टीसीएस फिनलैंड में आईटी क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।